हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23 के एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 23 है महान्यायवादी और आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। और इससे पहले हमने इस चैप्टर के थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, जीके पॉलिटी के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर इससे पहले मैंने जितने भी 22 की 22 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और इस चैप्टर की थ्योरी वाला पोर्शन सबके सब आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये साइड में जितने भी चैप्टर की लिस्ट दिख रही है, 31 चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर की थ्योरी अगर एमसीक्यू दोनों ही पीडीएफ लेनी है, सभी चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही पीडीएफ लेनी है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8287789818। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो है लगभग 391 की। ठीक है, पेजेस हैं इसमें 391 पेजेस हैं। ठीक है, इतने पेज हैं, इतने पेज टाइप हो चुके हैं और आगे जो भी बढ़ेंगे वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो भी कलेक्शन होगा सब कुछ इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। और इसके जो प्राइस रहेंगे वो रहेंगे 200 रुपये। ठीक है, मात्र 200 रुपये में आप 351 पेज की पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें ये पूरे के पूरे 31 जो चैप्टर हैं और उनकी थ्योरी और एमसीक्यू सब की सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 200 रुपये में। और ये तो प्लेलिस्ट आपके लिए फ्री में है ही, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 74, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 76, डी है अनुच्छेद 78। तो सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ए है राष्ट्रपति करते हैं, बी है संसद करती है, सी है प्रधानमंत्री करते हैं और डी है मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में जितने भी लोगों की नियुक्ति की जाती है उसमें सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति को किस पद के लिए योग्यता रखनी चाहिए? मतलब किस पद के बराबर उस व्यक्ति को योग्यता रखनी चाहिए जिसको क्या बनना है? महान्यायवादी या जर्नल अटर्नी जनरल बनना है। ठीक है, क्या बनना है? अटर्नी जनरल या महान्यायवादी, एक ही बात होती है। ठीक है, ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है संसद और डी है राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और इनकी जो योग्यता होती है वो क्या होती है? किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो या फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो। प्रैक्टिस का मतलब है 10 साल तक वकील रहे हो, केस लड़ते हो। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? ठीक है, ए है प्रधानमंत्री मतदान कर सकते हैं, वित्त मंत्री भी मतदान कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी मतदान कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में केवल संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तभी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मतदान कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? डी, महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, बोल सकता है, ठीक है, सरकार की तरफ से कोई भी जवाब दे सकता है विपक्ष को, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर वोटिंग हुई किसी भी मामले पर तो ये वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, ये अपना ये वहां पर वोट नहीं डाल सकते। वोटिंग किस चीज में होगी? जैसे अध्यक्ष चुनना है, उपाध्यक्ष चुनना है, राज्यसभा का कोई सदस्य चुनना है, ठीक है, इस सब के लिए जो वोटिंग होती है वो उसमें ये भाग नहीं ले सकते। साथ ही कोई भी नियम कानून बनाना होता है तो उससे पहले वोटिंग होती है। अगर साधारण बहुमत से पास हो रहा है कोई भी बिल तो उसमें कम से कम कितना चाहिए? 51% वोट होने चाहिए, मतलब 51% लोग होने चाहिए। कुछ और विधेयक होते हैं उनमें 2/3 सदस्य जो है वो मान्यता दें तब ही वो जो विधेयक है वो कानून बन पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी वोटिंग होती है उसमें ये भाग नहीं ले सकते। ठीक है, बस देख सकते हैं इस सारी चीज को, लेकिन भाग नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर है 5, राज्य में महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो काम महान्यायवादी किसके लिए करता है? केंद्र के लिए, सरकार के लिए। ठीक है, वही काम महाधिवक्ता किसके लिए करता है? राज्य की सरकार के लिए। ठीक है, तो राज्य में उस पद को क्या बोलेंगे? महाधिवक्ता, और केंद्र में उस पद को क्या बोलेंगे? महान्यायवादी। ठीक है, तो महाधिवक्ता से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है? ए है 163, बी है 164, सी है 165 और डी है 166। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा 165। ठीक है, अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
केंद्र में सारी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में सारी नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि महाधिवक्ता बनने के लिए व्यक्ति को किसके लिए योग्य होना चाहिए? किस किसके योग्य होना चाहिए? किसके योग्य होना चाहिए? ठीक है, लिए नहीं, किसके योग्य होना चाहिए। ठीक है, किस पद के लिए योग्य होना चाहिए या किसके लिए योग्य होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। ए है संसद, बी है मंत्री, सी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और डी है राज्यपाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाधिवक्ता है यानी कि राज्य से रिलेटेड है, और राज्य से रिलेटेड है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसकी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? ए है मुख्यमंत्री, बी है महाधिवक्ता, सी है राज्यपाल और डी है स्पीकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। ठीक है, जो राज्य सरकार का वकील होता है वो वोट नहीं डाल सकता किसी भी चीज में। जैसे कि मैंने अभी महान्यायवादी के बारे में बताया था, सेम वही चीजें हैं। महान्यायवादी जो जितनी सारी चीजें कहाँ कर रहा है? केंद्र में। वही सारी चीजें महाधिवक्ता कहाँ कर रहा है? राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों दोनों डैश। ठीक है, यानी कि इन दोनों से संबंधित कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है ना? तो ए है निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं, बी है संसद के सदस्य होते हैं, सी है केवल न्यायालय में ही कार्य करते हैं, डी है राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा पर बने रहते हैं। तो सही आंसर क्या है? डी है। महान्यायवादी अपने पद पर कब तक रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, और राज्यपाल की जब तक इच्छा रहेगी, जब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जो कथन गलत है वो हमें बताना है। ए है महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, गलत हमें बताना है। ठीक है, बी है महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधेयक सलाहकार होता है। ठीक है, सी है दोनों को मतदान करने का अधिकार होता है। दोनों को ही मतदान करने का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का न्यायवादी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो वकील होता है उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। तीसरा है, इसमें उसे संसद की समिति का सदस्य बनने का अधिकार है। हाँ, वो किसी भी समिति में सदस्य बन सकता है अगर सरकार को लग रहा है कि हाँ भाई इंटेलिजेंट आदमी है, कोई समिति बनाई जा रही है, तो वहां पर इनको उसका सदस्य बना सकते हैं। लेकिन जो बी वाला है यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो है गलत, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये कितने दिन अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा जिसमें दो नहीं होगा? तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है? ऑप्शन ए है, वह राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सलाह दे सकता है। बी है, वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। सी है, उसे विधानमंडल में कार्यवाही में बोलने का अधिकार है। डी है, उसे वही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो एक विधानमंडल के सदस्य को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला ही। ठीक है, वह राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सलाह दे सकता है। राज्य सरकार के विरुद्ध। ठीक है, वकील किसके लिए होता है? मतलब किसका अधिवक्ता होता है? तो अधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार के खिलाफ ये काम करने लगे तो ये गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है, तुम्हें बनाया गया है हमारा रक्षक ठीक है, और काम कर रहे हो तुम राक्षस वाले, तो तुम्हें कौन अपने पद पर रख लेगा? नहीं रखेगा ना। तो ये दूसरे दिन ही आउट। ठीक है, दूसरे दिन ही ये सस्पेंड हो जाएंगे अपने पद से। इसलिए ये राज्य सरकार के विरोध में कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये राज्य सरकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। अगर ज्यादा चू चा ची करी तो पद से गए, है ना। क्वेश्चन नंबर है 13, प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के तहत महान्यायवादी और महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया क्या है? किस तरह से हटाया जाता है? ए है, महाभियोग लगाया जाता है। बी है, संसद विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, वो तो एक ही बात होगी ना, महाभियोग भी तो यही होता है। सी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बिना किसी विशेष प्रक्रिया के भी। ठीक है, तो
जब इनका मन करेगा, राष्ट्रपति का मन करेगा, महान्यायवादी को हटा देंगे, इसका राज्यपाल का मन करेगा तो महाधिवक्ता को हटा देंगे। ठीक है, किसी से कुछ कहीं रिपोर्ट नहीं देनी है इनको, और कहीं प्रस्ताव वगैरह पास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनकी कितनी भूमिका है अपने पद पर रहने की। कोई भूमिका नहीं है, जब तक सरकार कहेगी जब तक रहेंगे, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से सरकार के आदमी होते हैं, यानी कि जो जिस पार्टी की सरकार चल रही है उस पार्टी का ही ये व्यक्ति होता है। ठीक है, उस पार्टी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति होता है, ये भी हम कह सकते हैं उस पार्टी का व्यक्ति होता है या उस पार्टी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति होता है, और सरकार की हाँ में हाँ इसको मिलानी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान्यायवादी की निजी वकालत पर सही रोक लगाता है? निजी वकालत, निजी वकालत का क्या मतलब हो गया? जैसे डॉक्टर होते हैं, क्या करते हैं सरकारी डॉक्टर, पहले सुबह को 7 बजे अपनी क्लिनिक पर मरीजों को देख लेंगे और 11-12 बजे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, टीचर भी कुछ काम ऐसा करते हैं, सरकारी टीचर होते हैं, टाइम है उनके स्कूल जाने का 7 बजे। ठीक है, तो स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। वो तो देखो एक बात सही है कि तुमने वहां की ड्यूटी फाइनल कर दी, उसके बाद तुम वो काम कर रहे हो, लेकिन डॉक्टरों का मुझे गलत लगता है। क्यों लगता है गलत? क्योंकि तुम वहां के मरीज छोड़कर घर पर पढ़ा रहे हो, तो सॉरी अपने क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे हो, तो ये गलत है। अगर प्राइवेट भी हॉस्पिटल तुम्हें रखना है तो फिर इतना ईमानदार होना चाहिए तुमको कि जो आदमी सरकारी हॉस्पिटल में तुमसे इलाज कराने आ रहा है वहां सरकारी जो फ्री इलाज है, जो भी आपकी ड्यूटी बनती है वहां करो, और जो प्राइवेट काम चल रहा है उसको अलग रखो। लेकिन ऐसे इतना ईमानदार कोई होता नहीं है। फिर जो गवर्नमेंट वो होते हैं डॉक्टर, वो क्या करते हैं, शाम को क्लिनिक पे आ जाना, ठीक है, ये चेकअप मेरी क्लिनिक में करवा लेना, ये दवाइयां मेरी क्लिनिक से ले लेना, ठीक है, यही काम करते हैं। तो ये इस तरह का काम ये नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर भारत सरकार ने या राज्य की सरकार ने चुना है इनको, ठीक है, महान्यायवादी को किसने चुना है? भारत सरकार ने चुना है। भारत सरकार में कौन? राष्ट्रपति ने चुना है। तो ये काम केवल भारत सरकार का करेंगे, भारत सरकार के लिए काम करेंगे या भारत सरकार का ही काम करेंगे, अपना कोई भी निजी काम नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी को मैं कुछ पैसे दूं, लो भाई तुम्हारी फीस है 2-3 करोड़ रुपए। ठीक है, इस स्तर पर तो 2-3 करोड़ रुपए चलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े केस आते हैं, है ना, तो 2-3 करोड़ रुपए मैं आपको फीस दे रही हूँ और आप मेरा केस लड़ दो, ये वाला। ठीक है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मेरे से पैसे नहीं पकड़ सकते, ना ही मेरा केस लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए मना किया गया है। तो संविधान में कौन सी ऐसी लाइन लिखी हुई है जो इनको इनका प्राइवेट काम करने से रोकती है? ठीक है, अगर तुम सरकारी वकील हो तो सरकारी वकील ही बनकर रहोगे, अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य कह रही हूँ, जिला लेवल पर भी जो सरकारी वकील होते हैं वो भी अपना कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते, सरकार के काम की ही पैरवी करनी है, तो सरकार ने चुना है तो सरकार का ही काम करोगे। ठीक है, प्राइवेट काम नहीं कर सकते। कर तो डॉक्टर भी नहीं सकते लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, राइट तो टीचरों को भी नहीं है पर कर लेते हैं। ठीक है, टीचरों का फिर भी मुझे 1% ठीक लगता है कि भाई हर बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा से उनको पढ़ाने की जरूरत होती है। बाकी हिंदी, सामाजिक विज्ञान तो बच्चा फिर भी थोड़ा बहुत क्लास से समझ लेगा, थोड़ा बहुत खुद समझ लेगा, तो उस तरह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें भी फिर टीचर को इतनी ईमानदारी रखनी चाहिए कि पूरी ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाए, और अपनी इच्छा से अगर बच्चों का मन कर रहा है तो वो उससे ट्यूशन पढ़े, ना मन करे तो ना पढ़े। ठीक है, कई टीचर दबाव डालते हैं कि तुम्हें मेरे से अगर ट्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें मैं पास कर दूंगा। ठीक है, खूब चलता है, खुला चलता है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे पता है। ठीक है, जो बड़ी क्लासेस होती है, 9th में, 11th में, 8th में भी ये होता है कि अगर तुम उस टीचर पे पढ़ोगे तो तुम 100% पास, अन्यथा फेल। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं भी फेस कर चुकी हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, एक दीप्ति नाम की मैम थी मेरी। ठीक है, और अभी तक मुझे याद है उनका एक पैर खराब था, और वो मैथ पढ़ाती थी, वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर पढ़ाती थी, इसलिए मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गई। तो उन्होंने मेरी कॉपी इतनी गंदे तरीके से चेक करी, बहुत गंदे तरीके से चेक करी, जहां मेरे मार्क्स आने चाहिए थे 80, वहां उन्होंने मेरे मार्क्स केवल 50 दे रखे थे। ठीक है, मेरे पापा गए थे मेरी कॉपी देखने के लिए, पहले तो वो कॉपी नहीं दिखा रही थी मेरी। जब मेरे पापा वहां कॉपी देखने गए तो पापा ने बोला कि आपने इतना ज्यादा ऐसे नंबर काट रखे हैं, क्यों काट रखे हैं, किस खुन्नस में काट रखे हैं। और प्रिंसिपल मैडम से भी बात करी मेरे पापा ने कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि अगर लड़की तुम्हारे यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ रही है तो तुम इतना नंबर काटोगे। ठीक है, फिर बाद में कुछ नंबर बढ़ाए मैडम ने, पर उतने तो नहीं दिए, पर थोड़े बहुत 10-20 नंबर कुछ बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि तुम
कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते जब तक कि तुम सरकार से परमिशन ना लो। ठीक है, सरकार परमिशन देगी तो तुम काम करोगे। तो ए है वह किसी भी आपराधिक मामले में बचाव नहीं कर सकते। बी है वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं कर सकते। सी है वह किसी कंपनी के निर्देशक पर पद बिना अनुमति से ग्रहण नहीं कर सकते। और डी है उसे निजी वकालत करने का बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी अपराधी मामले में आरोपी को नहीं बचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि कथन है ए महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वैधानिक अधिकारी होता है। बिल्कुल सही बात है। कारण है आर उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कथन है ए अधिवक्ता राज्य विधानसभा में भाग ले सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अधिवक्ता कहाँ होता है? राज्य में होता है, तो राज्य की विधानसभा में भाग ले सकता है। कारण है आर अधिवक्ता राज्य विधानसभा में मतदान भी कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कथन है ए महाधिवक्ता और महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों ही सरकार को विधेयक मामले पर सलाह दे सकते हैं। हाँ, न्यायवादी केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। कारण है यार ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही संसद और विधानसभा में मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही मतदान नहीं कर सकते, बस सलाह दे सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। भारत के महाधिवक्ता के संबंध में हितों के टकराव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता के संबंध में हितों के टकराव से रिलेटेड है। अब देखना है हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। पहला है इसमें वह भारत सरकार के खिलाफ किसी को सलाह नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके हितों पर रोक लगाई गई है कि भाई तुम किसी को भी भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार के मंत्रियों को घेर लो, तुम लोग आंदोलन करो, ठीक है, तुम ये कानून पास करा लो, ऐसा सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर विपक्ष के साथ मिल जाए और कोई षड्यंत्र करे तो भी ये काम नहीं कर सकते। दूसरा है वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी परिषद या कंपनी में निर्देशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला कथन भी सही है। तीसरा है वह उन मामलों में संक्षिप्त टिप्पणी नहीं दे सकते जिनमें उसे भारत सरकार के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि यदि किसी राज्य का महाधिवक्ता त्याग पत्र देना चाहता है तो सामान्य परिस्थिति में वह ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है। उसका मुख्य कारण क्या है? देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी महाधिवक्ता को अपना त्याग पत्र देना है, ठीक है, उससे ये कहना है कि भैया मुझे इस पद से मुक्त कर दो, मैं नहीं कर रहा ये काम। ठीक है, ठीक है, कि राज्य सरकार को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मेरे बस की नहीं है, तो वो कब कर सकता है? वैसे तो वो कभी भी कर सकता है। वैसे ज्यादातर क्या होता है, क्योंकि ये सरकार का ही आदमी होता है, सरकार के लिए काम करता है, तो जब भी सरकार चेंज होती है ये ऑटोमेटिक ही अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, जैसे किसी राज्य में अब बीजेपी की सरकार चल रही है ना, अब अगले ही साल चुनाव हुए और बीजेपी उन चुनावों में हार गई, मान लीजिए। ठीक है, तो जो बीजेपी का महाधिवक्ता, जो बीजेपी की सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त किया है, ठीक है, उनके राज्यपाल ने, तो वो अपने आप ही त्याग पत्र दे देता है कि भाई कांग्रेस वाले तो मुझे रखेंगे नहीं, ठीक है, या फिर टीएमसी वाले मुझे नहीं रखेंगे, ठीक है, या आम आदमी वाले नहीं रखेंगे, और अगर उनकी दूसरी पार्टी से भी सही बन रही है तो बना रहे पद पर। ठीक है, तो जरूरी है कि साठगांठ बनी रहे, लेकिन होता यह है कि हर पार्टी अपना अलग आदमी चुनती है, क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में एक ही व्यक्ति है जो महाधिवक्ता बनने के लायक है। ठीक है, हमारे देश में पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है, भरमार है ना। तो हर सरकार अपने हिसाब से अपना महाधिवक्ता चुनती है। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है। ए है यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, बी है महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, सी है महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करते हैं? राज्यपाल।
की जाती है, इसलिए परंपरा के अनुसार सरकार बदलने पर वह भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है कि सरकार बदल गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कोई ऐसा भला सा आदमी है या चापलूस सा आदमी है कि इस पार्टी की भी चापलूसी कर रहा है, उस पार्टी की भी, तो वो बना रह सकता है अपने पद। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक करके जाना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है 31 की 31 चैप्टर की, ठीक है, और जिसमें लगभग 400 पेज की वो पीडीएफ है और उसके प्राइस है 200 रुपये, ये जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।